हेलो। 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 आइए शुरू किया जाए। देखिए आवाज़ जा रही है ना। चलिए, इससे थोड़ा सही आवाज़ जाएगी भाई। उससे आइए शुरू किया जाए भाई। बैठिए हो जल्दी। तो चश्मा। देखिए एविडेंस एक्ट आपका चल रहा था और उसमें आपका ये जो सेक्शन है आपका। हेलो। थोड़ा कम करिए आवाज़ हो। हेलो। ये आपका पढ़ाया जा रहा था जो आपका 65। फिर एक बार धाराओं का क्रम बना दिया जाए। आपका 61, 62, 63, 64 और 65। ये बताया गया था आपका 61 में कि जो डॉक्यूमेंट है या दस्तावेज है, एविडेंस में बताया गया था जो दस्तावेज है उसकी अंतर्वस्तु को या तो प्राइमरी एविडेंस द्वारा या सेकेंडरी द्वारा प्रूफ किया जा सकता है। ये 61 में प्राथमिक साक्ष्य या प्राइमरी एविडेंस या मूल साक्ष्य कौन होता है, इसको बताया गया है 62 में। 62 के साथ आपका 64 पढ़ना है कि अगर मूल साक्ष्य उपलब्ध है, प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध है, तो सबसे पहले प्राथमिक साक्ष्य ही कोर्ट में पेश किया जाएगा दस्तावेज की अंतर्वस्तु को साबित करने के लिए। ये 64 में बताया गया था। फिर सेकेंडरी एविडेंस या घटिया साक्ष्य या सेकेंडरी या गौण साक्ष्य कहाँ परिभाषित है, आपका 63 में। और कितने प्रकार के साक्ष्य को आपका द्वितीयक साक्ष्य माना गया है, 5, ये याद रखना है। फिर आपका बताया गया था कि द्वितीयक साक्ष्य अधिकार के रूप में नहीं दिया जा सकता। द्वितीयक साक्ष्य देने के लिए आपको 65 के 7 दशाओं में से किसी एक कंडीशन को न्यायालय में प्रूफ करना पड़ेगा। और कल सातों दशाएं बताई गई थी। तो आपका 65 में कुल 7 कंडीशन दी गई हैं, जिनमें कि आप सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं। तो केवल कंडीशन या अवस्था या दशा ही नहीं दी गई है, बल्कि ये भी बताया गया है कि कौन सा आप द्वितीयक साक्ष्य पेश करेंगे। ये भी आपका क्वेश्चन प्री में आ सकता है, केवल मैं कल बताया भी था। इसके बाद आइए देखा जाए आपका 65A से कोरिलेट करके चलना है। जो अगला सेक्शन आपको पढ़ना है, देखिए आपका कोरिलेशन चलेगा। आपका 65 का क्लाज 1 से शुरू करना है और इसी के साथ आपका 66 पढ़ना है। इसी के साथ आपका जो बताया गया था 89 पढ़ना है। फिर आपका 163 पढ़ना है और 164। देखिए आपका फिर एक बार हम लिख ले रहे हैं आपका कि 65 के क्लाज ए में पहली वो दशा दी गई है जहां कि आप मने सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो आपका उदाहरण भी बताया गया था
ए चाहता है कि ये द्वितीयक साक्ष्य दे, तो पहली कंडीशन ये है कि ए को या तो ये न्यायालय में साबित करना पड़ेगा, यानी कि दर्शित कर दिया है, या ये प्रतीत होता है, यानी कि ये न्यायालय के मन में एक संभावना बना देता है। क्या बना देता है कि जो मूल कापी है, यानी कि जो प्राथमिक साक्ष्य हैं, ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है या शक्तियाधीन है जिसके विरुद्ध उसे साबित किया जाना है, इत्यादि बातें बताई गई थी। तो ऐसी दशा में बात न करिए भाई। ऐसी दशा में कानून ये कहता है कि भाई आप द्वितीयक साक्ष्य दे सकते हैं जब आप इसके लिए आप एक नोटिस दिए हो, सूचना दिए हो, यानी कि ए ने इस उदाहरण में बी को सूचना दी हो, नोटिस दी हो, और नोटिस के बावजूद भी बी अगर मूल कॉपी नहीं लाता, तो कानून ये कहता है कि ए कौन सा साक्ष्य दे सकता है, द्वितीयक। यानी कि फिर एक बार देखिए, आपका कुछ शब्द छूटा उसको भी बता दिया जाए, क्योंकि आपका कोरिलेट करके ही चलेगा। और इतनी धाराओं को उसके बाद हम क्वेश्चन बनाते हैं कि कैसे क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। देखिए आपका मैंने 65A हमने बताया कि भाई अगर मान लीजिए कि ये कंडीशन है और ए ने बी को नोटिस या सूचना दी, तो सूचना के बावजूद भी बी मूल या ओरिजिनल कॉपी कोर्ट में नहीं लाया, तो ए को अधिकार होगा कि वह द्वितीयक साक्ष्य या सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सके। यानी कि धारा 66 बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, तो एक क्वेश्चन निकाला जाए 65A की पूरक धारा कौन है, तो आपका जवाब रहेगा 66। यानी कि 66 केवल और केवल किसके लिए काम करेगी, सबके लिए नहीं, तो किसके लिए, 65 के क्लाज ए के लिए। दूसरा आपका यह है कि एविडेंस में सूचना या नोटिस का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो आपका जवाब रहेगा किस सेक्शन में, 66। सूचना देने का मुख्य उद्देश्य पूछ सकता है कि आखिर ए बी को क्यों धारा 66 में वर्णित सूचना दे, तो इसलिए दिया जाएगा। यानी कि सूचना का मुख्य उद्देश्य ये है कि कानून का ये मानना है कि किसी भी मामले में बेस्ट एविडेंस या सर्वोत्तम साक्ष्य न्यायालय में आना चाहिए, और ऐसी दशा में यदि बी के पास मूल कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी है, तो कानून ये कहता है कि कम से कम एक बार बी को ये जानकारी दे दी जाए कि तुम मूल कॉपी लेकर आओ, क्योंकि मूल कॉपी या प्राथमिक साक्ष्य बेस्ट एविडेंस होता है। अगर मूल कॉपी आ जाए तो अच्छा ही रहेगा। यानी कि इसलिए नोटिस का प्रावधान किया गया कि जो मूल कॉपी होती है वह बेस्ट एविडेंस होती है, और किसी भी मामले में सबसे पहले घटिया साक्ष्य पेश करना चाहिए कि उत्तम। तो सूचना का याद रखिए उद्देश्य क्या है कि उत्तम साक्ष्य को क्या कराया जाए, पेश। अब आइए, अब देखिए आपका प्री में कैसे क्वेश्चन बना है 66 से। मेंस में तो बना नहीं है, 2-3 क्वेश्चन आपका प्री में बना है। पहला क्वेश्चन आपका बना है कि नोटिस या सूचना 66 के तहत किसको दी जाएगी। दूसरा जो क्वेश्चन बना है, कितनी दशाओं में ए द्वारा इस उदाहरण में बी को सूचना देना आवश्यक नहीं होगा। और तीसरा बना है कि कब सूचना देने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि कब सूचना दी जाएगी, सूचना लिखित होगी कि मौखिक होगी। फिर एक बार उदाहरण देखिए, तब इसी पर आपका 66 चलेगा। ए द्वितीयक साक्ष्य पेश करना चाहता है और मामला किस में आ रहा है,
65 के किस क्लाज में? ए में। तो कानून ये कहता है कि ए द्वितीयक साक्ष्य पेश करने के पहले आपका माने बी को एक सूचना दे दे कि हे बी, तुम्हारे पास मूल कॉपी है, उसको लेकर आओ। अगर बी इसके बावजूद भी मूल कॉपी या प्राथमिक साक्ष्य नहीं लाता तो ए द्वितीयक साक्ष्य पेश कर सकता है। तो जब सूचना दी जाएगी तो किस सेक्शन के तहत दी जाएगी? 66 के तहत। किसको ए देगा सूचना? बी को देगा कि उसके अटॉर्नी को कि प्लीडर को देगा। और ए जब बी को जानकारी देता है, नोटिस देता है, तो लिखित देगा कि मौखिक देगा। और कितनी दशाएं 66 में है कि सूचना का अपवर्जन करती हैं, सूचना देने को मना करती हैं। तो याद रखना कितनी दशाएं हैं? 6। अब इसी को आपका बेयर एक्ट से थोड़ा समझिए भाई, ये तो सामान्य बात है। तब अभी ये नहीं कि समाप्त हो गया, अभी इसके साथ कितने सेक्शन पढ़ने हैं? 3। पहले 66 हो जाए। पेश करने की सूचना के बारे में नियम देखिए, धारा 65 के क्लाज ए में निर्दिष्ट दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य तब तक नहीं दिया जा सकेगा जब तक कि ऐसे द्वितीयक साक्ष्य देने की प्रस्तावना यानी कि प्रपोजल या प्रस्ताव करने वाले पक्षकार ने उस पक्षकार को जिसके कब्जे में या सत्याधीन वह दस्तावेज हैं या उसके अटर्नी या प्लीडर को उसे पेश करने के लिए ऐसी सूचना जैसे विध द्वारा विहित हैं, और अगर विध द्वारा कोई सूचना विहित नहीं है तो ऐसी सूचना जैसी न्यायालय मामले की परिस्थितियों के अधीन युक्त समझता है न दे दी गई हो। इसका मतलब देखिए, इस इतने शब्द का मतलब समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यायालय से प्रपोजल करता है, प्रस्थापना करता है, यानी कि कहता है कि हजूर हमारा सेकेंडरी एविडेंस ले लिया जाए और आपका जो प्राथमिक साक्ष्य है वह किसके कब्जे या में है या सत्याधीन है? बी के। तो कानून ये कहता है कि ये द्वितीयक साक्ष्य तब तक पेश नहीं करेगा जब तक कि सूचना न दे। तो सूचना किसको दी जाएगी? या तो दूसरे पक्षकार को, यानी कि जिसके कब्जे में या सत्याधीन वह मूल कॉपी है। तो सूचना पहले बताइए, अब यही आपका क्वेश्चन बनता है, सूचना किसको दी जाएगी? तो पहला क्या हो गया? पक्षकार। दूसरा बेयर एक्ट में क्या लिखता है? और पक्षकार को न दी गई हो सूचना तब किसको दी जा सकती है? उसके अटॉर्नी को। और अटॉर्नी को न दी गई हो तब उसके किसको दी जा सकती है? प्लीडर या प्लीड करने वाला यानी कि अधिवक्ता को। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये बना कि 66 के तहत नोटिस किसको दी जाएगी? पक्षकार को दी जा सकती है, अटॉर्नी को, प्लीडर को, उपर्युक्त सभी को। तो क्या मार्क कराएंगे? ये एमपी का मॉडल है, एमपी में ये क्वेश्चन बन चुका है, थोड़ा सतर्क रहना है। अब सूचना जब दी जाएगी तो आइए आगे बढ़ा जाए। आपका लिख दी जाएगी और तब तक ए द्वितीयक साक्ष्य पेश नहीं कर सकता जब तक कि ए बी को सूचना न दे दे। अब ये आया, लेकिन धारा 66 6 कंडीशन ऐसी बताती हैं जिसमें कि नोटिस का दिया जाना आवश्यक नहीं है, अर्थात ए बी को सूचना न दे और बिना सूचना के ही द्वितीयक साक्ष्य क्या कर दे? पेश कर दे। तो फिर एक बार याद रखिए भाई, कितनी कंडीशन 66 में दी गई हैं जो सूचना का अपवर्जन करती हैं, सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इसको रट कर जाइए, कितनी कंडीशन? 6। अब 6 कंडीशन भाई प्री में तो यूपी में कभी नहीं बना, मैं बता दूं।
लेकिन आपका एमपी में जरूर बना है। तो भाई 6 कंडीशन बतानी पड़ेगी। आपका देखिए पहली कंडीशन, जबकि साबित की जाने वाली दस्तावेज स्वयं एक सूचना है। यानी कि पहला कंडीशन ये दिया गया है कि जिस डॉक्यूमेंट को ए प्रूफ करना चाहता है वह डॉक्यूमेंट स्वयं एक नोटिस है, स्वयं एक सूचना है। तो सूचना के बदले सूचना न दी जाए तभी ठीक रहेगा। यानी कि जिस बात का द्वितीयक साक्ष्य पेश किया जा रहा है वह तथ्य स्वयं एक नोटिस है। तो स्वयं एक नोटिस है। इसका उदाहरण देखिए भाई, आपका ऐसे समझ में नहीं आएगा। उदाहरण एक देखिए, पहला जब भी पढ़िएगा आपका सीपीसी की धारा 80 से कोरिलेट करना पड़ेगा। देखिए आपका सीपीसी की धारा से कोरिलेट करके इसको पढ़ना पड़ेगा 80 से। देखिए एक लाइन, धारा 80 बताती है सीपीसी की कि अगर कोई व्यक्ति यानी कि ए है और वह सरकार के विरुद्ध मुकदमा करना चाहता है तो इसके लिए 2 मास पूर्व वह सरकार को एक सूचना दे। अब सरकार को सूचना दी गई थी, 2 मास बीत गया, सरकार ने मामले में कोई पहल ही नहीं की। तो ए मुकदमा दायर करता है और सरकार से अब क्या फिर सरकार को सूचना भेजे कि हम आपको एक बार सूचना भेजे हैं, मूल कापी लाइए, या हमारी सूचना कहाँ गई लाइए। तो ऐसे तो अनंत काल तक सूचना का सूचना देते रहेगा। तो कानून कहता है अगर ए जो सूचना दिया है उसी को कोर्ट में क्या करना है, प्रूफ। तो बताइए कैसे प्रूफ किया जाएगा कि ए ने सरकार को 2 माह पहले सूचना दी। तो भाई मौखिक नहीं, या तो आप रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजिए और उसकी क्या रखिए, रसीद, या आप ऑफिस में जाकर रिसीव कराइए और रिसीविंग क्या करिए, रखे रहिए। तो ए वहीं पेश कर दे कि अब हम सूचना दे चुके हैं, अब दोबारा बी को मुकदमा करने के दौरान अब सूचना नहीं दी जाएगी, क्योंकि एक बार ए ने किसको सूचना दे दी है, डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से बी को। नहीं तो ऐसे तो सूचना क्या करता रहेगा, चलता रहेगा कि बार बार हम जब भी कोई कार्य करें हम सूचना दिए थे फिर उसकी सूचना, हम सूचना दिए थे फिर उसकी सूचना। यानी कि जब साबित करने वाला तथ्य एक नोटिस ही हो तो ए द्वारा बी को कोई सूचना नहीं देनी है और ए ने जो नोटिस पहली बार भेजी थी वह क्या कर दे, कोर्ट में पेश, सूचना नहीं देना। दूसरा देखिए, जबकि प्रतिपक्षी को, तो इस उदाहरण में बताइए प्रतिपक्षी कौन है, ए की बी, विपक्षी कौन है इस उदाहरण में, बी। जबकि प्रतिपक्षी को यानी कि ये जबकि बी को क्या कहा गया है, मामले की प्रकृति से यह जानना ही होगा कि उसे पेश करने की उससे अपेक्षा की जाएगी। यानी कि कानून ये कहता है कि मामले का नेचर ऐसा है कि बी को यह जानना ही होगा, यह समझना ही होगा, यह मानना ही होगा कि कभी न कभी आपका मुझसे मूल कापी मांगी जाएगी। तो जब कभी न कभी मांगी जाएगी तो ए सूचना क्यों दे, आपसे मांगी जाए तो लाइए और न लाएंगे तो ए क्या करेगा, उसका प्रत्यक्ष साक्ष्य पेश कर। भाई अब जानते हैं कि हमसे मांगी जाएगी मूल कापी, तो सूचना किस बात की, आप लाकर क्या करिए, पेश करिए। नहीं करेंगे तो कौन द्वितीयक साक्ष्य पेश कर देगा, ए। तीसरा देखिए, जबकि यह प्रतीत होता है या साबित कर दिया जाता है कि प्रतिपक्षी ने मूल पर कब्जा कपट या बल द्वारा प्राप्त कर लिया है। तो फिर वही कहानी, जबकि यह प्रतीत होता है
प्रतीत होता है मतलब कि एक संभावना बनाई जाती है न्यायालय के मन में और साबित किया जाता है मतलब कि न्यायालय को पूर्ण रूप से विश्वास करा दिया जाता है। अर्थात ए न्यायालय में एक संभावना व्यक्त कर दिया या ए आपका न्यायालय में ये प्रमाणित कर दिया कि हजूर जो ओरिजिनल कॉपी थी, मूल कॉपी थी, प्राथमिक साक्ष्य था, इस पर बी ने क्या किया है, कब्जा जमा लिया है और कब्जा स्वेच्छा से नहीं जमाया, या तो फ्रॉड करके जमाया या क्या के बल का प्रयोग। तो भाई दो तीन आइए, फ्रॉड एक बार कराया जाए, यानी कि ए हमसे मूल कॉपी मांगा था कि देखना है और देखने के बहाने हमसे कपट कर लिया और फिर वापस कभी नहीं किया। बल का प्रयोग का मतलब ये हुआ कि हम मूल कॉपी रखे थे और ए आकर मार पीट कर या जबरदस्ती हमसे मूल कॉपी क्या कर लिया है, छीन लिया। यानी कि ए अगर ये साबित कर दे कि हजूर बी ने जो मूल कॉपी है या तो फ्रॉड करके हमसे ले लिया है या किसका प्रयोग करके, बल का, तो अब ए द्वितीयक साक्ष्य पेश कर दे और बी को कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं है कि आप आइए और मूल कॉपी पेश करिए, कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। चौथा देखिए, जबकि मूल प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता के पास न्यायालय में है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिनल कॉपी था वह बी कोर्ट में हाजिर है या बी का एजेंट है और ओरिजिनल कॉपी कोर्ट में लेकर घूम रहा है। तो जब आप ओरिजिनल कॉपी कोर्ट में लेकर घूम रहे हैं, न्यायालय में उपस्थित हैं, लिए हैं, तो कानून कहता है कि अब ए द्वारा बी को मूल कॉपी पेश करने की सूचना नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप तो कोर्ट में लेकर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो पेश करना हो तो क्या करिए, मूल कॉपी पेश करिए, नहीं तो हम तो कौन कॉपी पेश कर देंगे, द्वितीयक। पांचवा देखिए, जबकि प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता ने उसका खो जाना स्वीकार कर लिया हो, तो प्रतिपक्षी कौन है इसमें बताइए, फिर तो ए की बी, तो बी आपका एक्सेप्ट कर लिया हो, स्वीकार कर लिया हो, क्या स्वीकार किया है कि हजूर जो, हाँ बी या इसका अभिकर्ता, कि हजूर जो ये मूल कॉपी है यह मुझसे खो गई है, कहीं गुम हो गई है। तो जब बी स्वीकार कर लेता है कि मूल कॉपी गुम हो गई है, मिल नहीं रही है, तो ए अब बी को सूचना न दे बल्कि बिना सूचना के कौन सा साक्ष्य पेश कर दे, द्वितीय। और अंतिम देखिए, जबकि दस्तावेज पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति न्यायालय की आदेशिका के पहुंच के बाहर है या ऐसी आदेशिका के अध्ययन नहीं है। अर्थात अगर ए दिखा दे कि हजूर बी के पास मूल कॉपी है और ये आपकी आदेशिका के पहुंच के बाहर है, यानी कि आप अगर मूल कॉपी लाने का आदेश भी देंगे तो ये आदेश बी के पास पहुंचेगा नहीं, या बी आपके आदेश के अध्याधीन नहीं है। इसका मतलब कि अगर बी को आप आदेश भी देंगे तो बी बाध्य नहीं है कि आपके आदेश का क्या करे, पालन। तो क्यों हम सूचना दें जब बाध्य ही नहीं है और आपके एरिया से क्या है, बाहर। तो इससे अच्छा यही रहेगा कि हमारा घटिया साक्ष्य, घटिया माने सेकेंडरी एविडेंस, आप क्या कर लीजिए, स्वीकार। तो फिर एक बार याद रखिए भाई, पूरी कहानी 65 ए की पूरक धारा 66 है, आपका 66 शुद्ध रूप से 65 ए के लिए बनी है। द्वितीयक साक्ष्य पेश करने से पहले प्रतिपक्षी या विपक्षी को सूचना दी जाएगी, सूचना लिखित होगी, सूचना पक्षकार या उसके अटॉर्नी या प्लीडर को दी जाएगी। लेकिन 6 कंडीशन ऐसी हैं जहां सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है और जो पेश करना चाहता है द्वितीयक साक्ष्य बिना सूचना दिए ही पेश कर सकता है। अब आइए
कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि जब एक बार आपको मौका दिया गया तो आपको उस मौके का लाभ उठाना चाहिए, और अगर आपने उस मौके का लाभ नहीं उठाया तो कानून बार बार मौका नहीं देगा। अब आइए, मौका जैसे कि आप लोगों के भी पास मौका है, आयोगों ने एक बार मौका दिया, आपका वैकेंसी यूपी की भी आ जाएगी दिए, तो आपको मौका देखिए, मौका पहले देखिए, तब आपका ये 3 सेक्शन हमें बताना है कौन कौन। 89, 160, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। सतर्क रहना है, केवल 66 ही नहीं, यहाँ से आपका बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जेमे और एपीओ में बने हैं, और पूरा बताना पड़ेगा। पहले मौका देखा जाए, ध्यान से देखिए। ए बी को मौका दे रहा है कि आप सूचना भी दिया और ये कहा कि आपके पास ओरिजिनल कॉपी है, मूल कॉपी है, आप मूल कॉपी लाइए और कोर्ट में क्या करिए, पेश। और तो ऐसी दशा में अगर संभव है और बी के पास मूल कॉपी है तो कानून कहता है कि बी को मूल कॉपी लानी चाहिए। लेकिन अगर बी के पास मूल कॉपी है और वह नहीं लाता और ए कौन सा साक्ष्य पेश कर देता है, सेकेंडरी या द्वितीयक, तो ए बाद में मूल कॉपी पेश करने से रोक दिया जाएगा, क्योंकि एक बार जब कहा गया कि आप कह सकते हैं मूल कॉपी पेश करिए, उस समय तो किए नहीं, तो कानून बाद में आपको मौका देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। यानी कि स्टापेल जैसे क्या किया जाएगा, मुंह को बंद। उसी बात को थोड़ा आपका 2-3 धाराओं में थोड़ा बताना है। देखिए 89 भाई, पहले पेश न की गई दस्तावेज के सम्यक निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा, यानी कि प्रिजम्पशन या अनुमान लगाना। देखिए कई शब्दों को, न्यायालय उपधारित करेगा, यानी कि शैल प्रिज्यूम, यानी कि न्यायालय इस बात को मानने के लिए बाध्य होगा। अब उपधारणा आपका कल या परसों आ जाएगी भाई, तब एक दिन उपधारणा बताएंगे और तब आपका 15-10 धारा उपधारणा पर है। तो अभी बस भाई नए लोग ये जाने कि उपधारणा एक अनुमान होती है, कल्पना होती है, और न्यायालय कल्पना करके कुछ मामलों में चलता है। तो वही आपका कल्पना ही देखनी। देखिए, न्यायालय उपधारित करेगा कि हर दस्तावेज जिसे पेश करने की अपेक्षा की गई थी और जो पेश करने की सूचना के पश्चात भी पेश नहीं की गई थी, वे द्वारा अपेक्षित प्रकार से अनुप्रमाणित थी, स्टाम्पित थी और निष्पादित थी। अब इसी उदाहरण में आइए भाई, ए बी को सूचना देता है और अपेक्षा भी करता है कि आप कौन सी कॉपी लेकर आइए दस्तावेज की, ओरिजिनल या मूल या प्राथमिक। और कौन प्राथमिक कॉपी पेश करने से इनकार कर देता है, बी, जबकि बी के पास है या शक्ति के अधीन है या उसके पास है। तो 89 बस इतना बताती हैं कि अगर ये साबित कर दे कि हजूर हमने सूचना दी, अपेक्षा की गई, बी के पास ओरिजिनल कॉपी थी और बी इसके बावजूद भी इसे पेश नहीं किया, तो ऐसी दशा में आपका कानून, न्यायालय ये अनुमान लगा सकता है कि जो अनुमान लगाएगा, लगा सकता है नहीं, कि जो बी के पास मूल कॉपी थी वह सही थी, अनुप्रमाणित या अटेस्टेड थी, और वह कह सकते हैं निष्पादित भी की गई थी, सब कुछ क्या था, सही, यानी कि उस मूल कॉपी में कोई गलती नहीं थी। लेकिन कब अनुमान लगाया जाएगा? जब भी पेश कर दे मूल कॉपी की न पेश करे। हाँ भाई रटे रहे, कब अनुमान? तो 89 कब लागू होगी? जब आशा माने अपेक्षा के बावजूद
बी पेश करे कि न करे, न करे। अब नहीं करता है तो आगे और परिणाम देखिए, ऐसे ही रटिए। अब 163 देखा जाए, डायरेक्ट भाई निकालते रहिए जहां जहां कोरिलेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन 163 से भी यूपी में भी और कई राज्यों में आपका क्वेश्चन बना है, यूपी ही क्या। देखिए आपका मंगाई गई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में दिया जाना, पहले तो ये देख लिया जाए। अब यहीं से आपका उठाइए 163। ए कह रहा है कि हजूर हमारा द्वितीयक साक्ष्य ले लिया जाए, तो धारा 66 कहती है कि सामान्य नियम यह है कि द्वितीयक साक्ष्य पेश करने के पहले अगर मामला 65 की क्लाज ए में आता है तो आपका ए इसको एक बार लिखित में सूचना दे दे बी को। मान लीजिए बी को सूचना पहुंच गई और बी मूल कॉपी लेकर आ गया, तो आप लोग बताइए, जब मूल कॉपी बी आ गया तो क्या वह पेश कर सकता है कि नहीं? साक्ष्य में पेश कर सकता है, क्योंकि भाई कानून क्या यही तो मानना है कि मूल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी बेस्ट एविडेंस होता है। अगर वह उपलब्ध हो सके तो उसी को कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। तो बस एक लाइन, जो सूचना पर मूल कॉपी मंगाई गई थी, क्या वह मूल कॉपी पेश की जा सकती है कि नहीं? की जा सकती है। कौन सी धारा बताती है? 163। और एक धारा आगे बढ़ जाइए कि सूचना दी गई लेकिन कौन नहीं लाया कॉपी? बी। तो कौन सी धारा अप्लाई होगी? 164। बस बहुत आसान है, आराम से समझिए। ए ने बी को सूचना दी कि आपके पास मूल कॉपी है, लेकर आइए, और बी के पास ओरिजिनल कॉपी थी, प्राथमिक साक्ष्य था, फिर भी बी लाया कि अगर ला दिया तो कौन सी धारा अप्लाई होगी? रटिए, 163। पेश कर सकता है कि नहीं बी? पेश। और अगर बी नहीं लाया, मैंने बदमाशी कर दिया, तब क्या होगा? तो इसके लिए कौन सा सेक्शन शुद्ध रूप से बना है? 164। देखिए, सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के पेश करने से इनकार कर दिया गया है, उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना। तो फिर एक बार हम बता रहे हैं, 10वां बार बता रहे हैं लगभग। ए ने बी को क्या दी है? सूचना कि आप कौन सी कॉपी लाइए? प्राथमिक यानी कि ओरिजिनल। और बी ने सूचना के बावजूद भी आपका मैंने मूल कॉपी लाने से क्या कर दिया है? इनकार। तो आपका कानून ये कहता है कि जब आपको एक बार मौका दिया गया कि आप बेस्ट एविडेंस पेश करिए और आपने पेश नहीं किया, तो एक तो पहला प्रभाव तो ये होगा कि धारा 65 के तहत ए अब उसका द्वितीयक साक्ष्य पेश कर सकेगा कि बी ने कौन सी कॉपी नहीं लाई है? मूल। दूसरा प्रभाव क्या होगा? 164 में है कि जब बी को एक बार मौका दिया गया कि तुम बेस्ट एविडेंस लाओ और बी इस मौके से चूक गया, तो दोबारा अब सामान्य नियम यही है कि अगर बाद में बी मूल कॉपी यानी कि प्राथमिक साक्ष्य या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश भी करना चाहता है, तो बी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश करने से सामान्यतः क्या किया जाएगा? रोक दिया जाएगा। लेकिन लेकिन बार बार क्वेश्चन आता है, गलत न हो, तो ऐसी कंडीशन है जहाँ की भी ओरिजिनल साक्ष्य एक बार पेश नहीं किया तो पेश कर सकता है बाद में भी। क्या कंडीशन है? तो पहले डायरेक्ट अब समझिए। देखिए, जबकि कोई पक्षकार ऐसी किसी दस्तावेज को पेश करने से इनकार कर देता है जिसे पेश करने की सूचना उसे मिल चुकी है। तो लगातार यही तो बताया जा रहा है, किसने सूचना इस उदाहरण में दिया था? ए। किसको दिया कि मूल कॉपी क्या करो? पेश। और किसने इनकार कर दिया? बी ने। अब आइए, तब वह तत्पश्चात यानी कि तब बी
बाद में, तत्पश्चात मतलब क्या, बाद में। अगला देखिए, उस दस्तावेज को दूसरे पक्षकार की सम्मति के या न्यायालय के आदेश के बिना साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं ला सकेगा। तो फिर यही कंडीशन आपको दो याद रखना है कि जब भी एक बार इनकार कर चुका है तो फिर क्या वह उस मूल कॉपी को साक्ष्य के रूप में प्रयोग में ला सकेगा। तो इस सामान्यतः नहीं, लेकिन इसके कितने अपवाद हैं कि साक्ष्य में ला सकेगा, दो। दो अपवाद बताइए कौन कौन है। पहला क्या है, दूसरे पक्षकार की सहमत। तो इसमें अब दूसरा पक्षकार कौन हो गया, अब एक की सहमत से भी मूल कॉपी पेश कर दे। और दूसरा क्या है, किसके आदेश से, बस आप लोग खुद बता रहे हैं भाई कितनी कंडीशन है, दो। फिर एक बार याद रखिए, यही आपका गलती होगा भाई, दूसरे पक्षकार की सहमत से पेश कर दे बाद में, या दूसरा क्या है, न्यायालय क्या दे दे, आदेश। चलिए भाई, तीन तीन बार हो गया। अब आगे देखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख बाद में पढ़ा जाएगा, अभी देखिए आगे थोड़ा बढ़ा जाए। बहुत आपका समय लिया एविडेंस, अब थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया जाए भाई। हाँ देखिए भाई, आपका सेक्शन 5 का एक्सप्लेनेशन भी आपका यहाँ अप्लाई होगा। उसको देखिए, एक और लाइन बता देते हैं तब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 5 का एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है एविडेंस की, वो कहता है कि अगर किसी कानून द्वारा किसी व्यक्ति को कोई सिविल मामलों में, क्रिमिनल में नहीं भाई, केवल सिविल में लागू होगा, एक लाइन समझ लीजिए, अगर किसी व्यक्ति को किसी सिविल कानून द्वारा आपका कह सकते हैं कि किसी साक्ष्य को देने से रोक दिया गया है, तो एविडेंस के तहत वह साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपको प्लीडिंग के नियमों के अनुसार साक्ष्य को क्या किया गया है, रोका गया है, तो आपका एविडेंस उसे सुसंगत नहीं बना देती। इसका मतलब कि एक बार आपको मौका दिया गया तो उस मौके का लाभ उठाते, मूल कॉपी लाते, और आप बाद में चाहते हैं कि हम जबरदस्ती मूल कॉपी अब पेश कर दें, तो कानून कहता है कि भले मूल कॉपी सही हो लेकिन बाद में सामान्यतः पेश नहीं कर सकते। तो कितनी कंडीशन में कर सकते हैं, अब दो। फिर याद रखिए, बार बार गलती हो रही है, दोनों कंडीशन में फिर तीसरी बार बता रहा हूँ, और यही गलतियां सुधारना है। पहला क्या है, दूसरे पक्षकार की क्या सहमत से, और दूसरा क्या है, न्यायालय के आदेश। किस धारा में ये दिया गया है, 164। अब आइए पहले कंसेप्ट बनाया जाए भाई, तब आपका कुछ 10 धाराएं इसी कंसेप्ट पर चलेगी। एचजेएस में भी पूछा गया था, इस बार क्वेश्चन इधर से। अब आइए दस्तावेज का एग्जीक्यूशन देखा जाए, निष्पादन। देखिए, आपका दस्तावेज को हम दो वर्गों में बांटते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। ए अपना मकान, पहले उदाहरण समझिए, बी को बेचता है, यानी कि सेल करता है, बेचता है। ऐसी दशा में आपका दो गवाह रखे जाते हैं, सी और डी। एक डॉक्यूमेंट का प्रकार ये हो सकता है जिसमें कि गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य हो। दूसरा डॉक्यूमेंट ये हो सकता है कि ए अपना कुछ सामान बी को चाहे दान दे, विक्रय दे, जो भी दे, और इसमें आपका गवाहों की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि एक डॉक्यूमेंट ऐसा हो सकता है जिसमें कि गवाहों की क्या पड़ती है, आवश्यकता, और एक डॉक्यूमेंट ऐसा भी हो सकता है जहां कानून कहता हो कि कोई गवाह की आवश्यकता नहीं है, ए बी ही अकेले क्या है, दोनों पर्याप्त। अब थोड़ा कानूनी भाषा में समझिए, तब आपका 10 धाराएं इसी पर चलेंगी, और यहाँ से भी आपका प्री में एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। पहले कंसेप्ट बनाइए। अब जो जमीन बेचता है
या सामान दान दिया, पट्टा दिया या आपका बंधक किया, तो जो व्यक्ति दस्तावेज को निष्पादित करता है यानी कि आपका अंतरण करता है, उसे निष्पादक कहा जाएगा। यानी कि ए ने बी को अपना मकान बेचा है, तो इस उदाहरण में एग्जीक्यूटर या निष्पादक यानी कि आपका कौन कहा जाएगा? ए। फिर याद रखिए, व्यक्ति अपने अधिकार का ट्रांसफर करता है लिखा पढ़ी करके, वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? अब कानूनन निष्पादक। तो इस उदाहरण में आप लोग बताइए, निष्पादक किसको कहलाया जाएगा? ए को कि बी को कि सी को कि डी को? ए को, क्योंकि कौन मकान अपना बेचा? ए। अब दूसरा, किसको मकान बेचा जा रहा है? बी को। अब अगला, अब निष्पादक को दस्तावेज पर या तो साइन करते हुए या अंगूठा चिन्ह लगाते हुए आपका कम से कम 2 लोग देखेंगे, और वह 2 लोग कौन है आपका इस उदाहरण में? सी तथा डी। इनको सामान्य भाषा में गवाह कहते हैं, लेकिन अब आप गवाह न कहिएगा, अब लीगल भाषा में अटेस्टेड विटनेस या अनुप्रमाणक साक्षी। तो फिर हम बता रहे हैं, बताइए निष्पादक इसमें कौन कहलाएगा? ए। अनुप्रमाणक साक्षी कौन हो गए? सी और डी। अब यूपीजे में बना है कि अनुप्रमाणक साक्षी कितने होने चाहिए, टीपीए में भी बना है, तो कम से कम 2, 2 या 2 से अधिक, कम से कम 1, इनमें से कोई नहीं। देखिए, मैं ये आपका क्वेश्चन इतना आसानी से न मार दीजिएगा। कम से कम 2, फिर आपका 1, कोई नहीं, या 2 या कम से कम 2 या 2 से अधिक। हाँ, कम से कम 2 या 2 से अधिक। 3 रखिए, 4 रखिए, 10 रखिए, लेकिन कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हम कितना उदाहरण दे रहे हैं? 2। अब आइए, अब क्या ए इस दस्तावेज का निष्पादन किया था? यानी कि क्या ए ने इस दस्तावेज पर या तो चिन्ह लगाया होगा या साइन किया होगा, तो और ये साइन करते हुए किसने देखा होगा? सी और डी। भारत में जहां तक बात है, सी और डी द्वारा एक साथ उपस्थित रहकर निष्पादक को निष्पादन करते समय, यानी कि निष्पादन माने क्या? साइन करते समय या चिन्ह लगाते समय देखना आवश्यक नहीं है। ये हो सकता है कि सी 10 बजे दिन में देखा हो साइन करते हुए, और डी कब देखा हो? 12 बजे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इंग्लैंड में दोनों ये अनुप्रमाणक साक्षी एक साथ क्या होने चाहिए? उपस्थित। भारत में आवश्यक नहीं है। अब अगला नियम देखिए, यहाँ इसी बात को लेकर आपको आगे बढ़ना है, और आगे ये बढ़ना है कि जब किसी दस्तावेज का निष्पादन साबित करना है, प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ किया जाएगा? तो दस्तावेज को 2 वर्गों में बांट लीजिएगा। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके लिए क्या आवश्यक है? अनुप्रमाण क्या आवश्यक है? और एक ऐसा दस्तावेज जिसके लिए अनुप्रमाणक साक्षी या अटेस्टेड विटनेस आवश्यक नहीं। तब सेक्शन पर भाई आपको इसमें कोई समस्या हो तो बताइए। तब सेक्शन वाइज होगा, और कौन सा सेक्शन पूछा गया है, कहाँ कहाँ, उसमें क्वेश्चन आप कैसे निकालेंगे, ये हमें प्री के लिए वही 2-2 लाइन बताना है, थीम जो प्री में आता है। अब आपका 67 देखिए, जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था, उस व्यक्ति का हस्ताक्षर या हस्तलेख साबित किया जाना चाहिए। अब आइए इसी उदाहरण में चलते रहिए। जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है
कि उसने पेश की गई दस्तावेज पर साइन किया था या उसे लिखा था। यानी कि एक विवाद करा दिया जाए, क्या ए इस दस्तावेज पर, यानी कि ये दस्तावेज हो गया, कागज हो गया, क्या इस कागज पर ए ने साइन किया था, या ये कागज है क्या ए ने ही लिखा था। आपका इस बात को साबित करना है। तो 67 केवल इतना बताती है कि आप ए का ही साइन है उस कागज, या ए ने ही यह कागज पर जो लिखा गया है यह ए ने ही लिखा है। इस बात को न्यायालय में क्या किया जाएगा, साबित किया जाएगा। अगर 2 पेज भी ए ने लिखा है तो 2 ही पेज लिखा है। कि 67 एक सामान्य नियम बताती है कि अगर दस्तावेज पेश की गई है और ये है कि भाई किसने साइन किया है इस दस्तावेज पर या किसने लिखा है इस दस्तावेज को, तो ये बात कोर्ट में साबित करनी होगी कि इस पर साइन इन्हीं की है। यानी कि ए ने साइन किया है तो साइन किस कागज पर है, एक, ये साबित करना होगा कि नहीं। तो कौन सी धारा सामान्य नियम कहते हैं कि साबित करिए, 67। भाई पूछा नहीं जाता। एक बार बैरेक देखिए भाई, यदि कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या पूर्णतः या भागतः लिखी गई अभिकथित है तो यह साबित करना होगा कि वह हस्ताक्षर या उस दस्तावेज के उतने का हस्तलेख जितने के बारे में अभिकथित है कि वह उस व्यक्ति के हस्तलेख में है, उसके हस्तलेख में है या उसी की साइन है, ये साबित करना पड़ेगा। यानी कि एक सामान्य नियम निकला, कोई इसमें विशेष बात नहीं है। ये साबित करिए कि ये ने ही लिखा इस दस्तावेज को या इस कागज पर जो साइन है वह किसकी है, एक ही है। अगला नियम देखिए आपका 67A, छोड़ दीजिए इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, 1-2 दिन में बताएंगे। पूरा 65 है, 65 भी एक जगह एकत्र करवाना पड़ेगा। 68 देखिए भाई, ऐसी दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है। तो अब आप दिमाग बनाइए कि ऐसी दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना, अब भाई कॉन्सेप्ट बना दिया गया है। निष्पादन बताइए आप लोग, निष्पादन, इसमें निष्पादक कौन कहलाएगा, एग्जीक्यूटर कौन है, ए। तो ऐसी दस्तावेज के निष्पादन का, निष्पादन मतलब ए ने साइन किया था या अंगूठा चिन्ह लगाया था। ऐसी दस्तावेज का निष्पादन का कोर्ट में प्रूफ किया जाना, सिद्ध किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना कानून द्वारा अपेक्षित है। यानी कि कानून ये कहता है कि इस दस्तावेज का अटेस्टेड होना आवश्यक है, तो अटेस्टेड करा दीजिए। कम से कम कितने अनुप्रमाणक साक्षी रहेंगे तो अटेस्टेड होगा, 2। तो कौन कौन इसमें हो गए, 2। बताइए आपका 68 कब लागू होगी। पहला कंडीशन, ऐसी दस्तावेज जिसका अनुप्रमाणित होना कानून द्वारा आवश्यक हो कि आवश्यक न हो। क्या बताया गया, आवश्यक हो कि न हो। तो पहले कॉन्सेप्ट बनाइए तब बैरक को तोड़ा जाएगा। पहला नियम है कि भाई सामान्य नियम है कि किसको बुलाइए, दोनों गवाहों को। अब गवाह ना कहिएगा आप, वो आसान भाषा में बताया जा रहा है। गवाह हम क्या बताए अभी, इंग्लिश भी वर्जन याद रखिए, अटेस्टेड विटनेस, अनुप्रमाणक। तो सामान्य नियम क्या है आप खुद अब बताने लगेंगे कि भाई सी और डी को कोर्ट में बुलाया जाए और कोर्ट में बुलाकर उसकी गवाही ली जाए, दोनों को। लेकिन समस्या आई कि अगर सी मर गया, माने एक अनुप्रमाणक साक्षी मर गया है, मिल ही नहीं सकता, असमर्थ हो गया है, तो क्या अगर केवल और केवल एक अनुप्रमाणक साक्षी आ जाए, यानी कि डी आकर गवाही दे दे, तो काम चल जाएगा कि नहीं। तो
एक बिहारी सब पे भारी। तो बस यही आपको सतर्क रहना है। देखिए इसमें आपका भी बैरक हम तोड़ेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। आपका बिहार से लेकर यूपी तक एचजीएस तक परेशान किया है इस क्वेश्चन को। एकदम अगर दिमाग में कंसेप्ट क्लियर रखिए। और सेक्शन एक बिहारी सब पे भारी, यानी कि किसी, अब देखिए आपका कैसे क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूँ, दो क्वेश्चन। किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणन साबित करने के लिए, अनुप्रमाणन साबित करने के लिए कम से कम कितने अनुप्रमाणक साक्ष्यों की आवश्यकता होगी। तो यानी कि ए ने ही इस दस्तावेज पर साइन किया था, इस बात को साबित करने के लिए कितने कोर्ट में अनुप्रमाणक साक्षी आ जाए तो काम चल जाएगा। दोनों आने चाहिए कि कम से कम एक। तो भाई सामान्य नियम दोनों है, लेकिन कम से कम कितना, एक। कौन सी धारा, 68। अब आइए दूसरा नियम देखिए, हल्का सा मैं चेंज कर रहा हूँ सब, देखिए कैसे गलती होती है। किसी दस्तावेज का निष्पादन करने के लिए कितना अनुप्रमाणक साक्षी, साबित नहीं। देखिए शब्द एक लाइन हम निकाले हैं, किसी दस्तावेज का निष्पादन करने के लिए अनुप्रमाणक साक्षियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, दो या दो से अधिक। वो अनुप्रमाणन के लिए है, साबित करने के लिए नहीं। फिर याद रखिए, वो तो जब ए साइन कर रहा है तो ये दोनों कितने, कम से माने कितने लोग रहेंगे जो एक को साइन करते हुए देखेंगे, ये हम ये पूछ रहे हैं। तो दो या दो से अधिक। लेकिन जब क्या ए ने इस दस्तावेज का निष्पादन किया था, यानी कि इस दस्तावेज पर साइन किया था कि नहीं ए ने, या अपना अंगूठा चिन्ह लगाया था कि नहीं, इसके लिए साबित करने के लिए कौन सी धारा, 68। और दो में से कम कितने आ जाएं कोर्ट में, एक। तो ये आपका दस्तावेज का अनुप्रमाणन साबित या प्रूफ या सिद्ध न्यायालय में किया जा सकता है। एक तो ये क्वेश्चन आपका जानना है। अब जैसे ही एक एक आए तो दो तीन क्वेश्चन यहाँ और आपको कवर करना है। आपका 134 धारा याद रखिएगा एविडेंस की, वहाँ भी है एक बिहारी सब पे भारी, अर्थात किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक दो तीन, और कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। तो क्या मार्क कराएंगे, कई बार बताया गया है, कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं, ये पहला। अब यूपीजे और एपीओ का मॉडल देखा जाए 134 पर, कि साक्षियों को गिना नहीं जाता, तौला जाता है 134, और साक्षियों की गुरुता आंकी जाती है, ग्रेविटी आंकी जाती है, उनकी संख्या नहीं। ये क्वेश्चन आपका यूपीजे में भी आया था और यूपी एपीओ में भी आ सकता है आगे भी। किस सेक्शन में एविडेंस में है, तो 134। अब एक आपका 91 में भी सतर्क रहना, एक ही है वहाँ भी है। और मैं बताया भी था आपका 62 बताते समय कि अगर मूल कई प्रतियों में निष्पादित हैं तो कितनी प्रतियों को अगर कोर्ट में पेश कर दिया जाए तो काम चल जाएगा। तो मूल 10 कापी मूल की बनी है सेम, तो क्या 10 पेश किया जाए कि कम से कम उसमें से एक। हाँ, तो कौन सी धारा हमने बताई थी 62 के साथ, 91। आगे बताया जाएगा। अगला देखिए भाई, आपका बेयर एक्ट एक बार बता दिया जाए, पूरी कहानी समाप्त हो गई, लेकिन अभी कुछ आपका एक दो पॉइंट बचे हैं। देखिए बेयर एक्ट एक बार, यदि किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणित होना कानून द्वारा अपेक्षित है तो उसे साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जाएगा जब तक कि कम से कम, अब यही अंडरलाइन कर लेना है, एक अनुप्रमाणक साक्षी, यदि कोई अनुप्रमाणिक साक्षी जीवित और न्यायालय की आदेशिका के अधीन हो तथा साक्ष्य देने के योग्य हो
उसका निष्पादन साबित करने के उद्देश्य से न बुलाया गया हो। यानी कि दोनों को बुलाना आवश्यक नहीं है। अगर जिंदा है कोई, साक्ष्य देने में समर्थ है, न्यायालय के आदेशिका के अधीन है, तो कम से कम कितना अटेस्टेड विटनेस आ जाए तो काम चल जाएगा, साबित किया जा सकेगा, एक। यही तो कानून कहता है। अगला देखिए, परंतु ऐसी दस्तावेज के निष्पादन को साबित करने के लिए जो विल नहीं है और जो भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत हैं, किसी अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना आवश्यक न होगा जब तक कि उसके निष्पादन का प्रत्याख्यान उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा उसका निष्पादित होना तात्पर्य है विनिर्दिष्ट न किया गया हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक अंतर कर दिया जाए विल। देखिए अभी हम विल यानी कि वसीयत हल्का समझना है, ध्यान से फिर एक बार। अब कब अनुप्रमाणक साक्षियों को बुलाया जाएगा? जब निष्पादक आपका निष्पादन करने से इनकार कर दे कि मैं निष्पादन नहीं किया था, या निष्पादक निष्पादन को स्वीकार कर ले। तो फिर एक बार देखिए, इसमें निष्पादन कौन किया था? ए। तो कब इनको सी और डी में से दोनों को या एक को बुलाया जाएगा? अगर ए एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं ही साइन किया था और ये हस्ताक्षर मेरा था, तो आप लोग बताइए क्या सी और डी को बुलाया जाएगा कि नहीं? अब क्यों? क्योंकि ए ने स्वयं क्या किया है। तो तुरंत सेक्शन जोड़ लीजिए, एक सेक्शन भाई याद रखिए कौन सा सेक्शन निकल गया, 70 एक लाइन का आप ही बता रहे हैं। अगर ए इनकार करता है कि मैंने साइन नहीं किया था, तो बताइए अब किसको बुलाया जाएगा कि ये ही साइन किया था या अंगूठा चिन्ह लगाया था? तो सी और डी को। तो दोनों को कि कम से कम एक को? अगर सी आ जाए तो तब भी काम, डी आ जाए तब भी काम। लेकिन देखिए ध्यान से, अगर आपका विल का मामला है यानी कि वसीयत का मामला है, तो सेम नियम वसीयत में भी होगा और कम से कम 2 गवाह वसीयत में होते हैं। अगर दोनों में से कोई एक जिंदा हो तो कम से कम एक ही गवाह को यानी कि एक ही अटेस्टेड विटनेस को बुलाकर और गवाही दिलवा दिया जाए। यानी कि ये जो मैं नियम बता रहा हूँ, क्या ये वसीयत में लागू होगा कि नहीं होगा? बस एक लाइन, एक बार बिहार में पूछा है कि विल का निष्पादन कैसे साबित किया जाएगा, तो विल का निष्पादन भी 68 में आता है और आपका 68 के तहत आपका विल का निष्पादन के लिए भी कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी आ जाए, कोर्ट में गवाही दे दे, तो बिल का निष्पादन साबित किया जा सकेगा। अब आइए मार दीजिए दोनों को भाई, तभी तो कुछ काम चलेगा। अगला देखिए, आपका एचजेएस में क्या पूछा गया था। अब 68 के बाद 69 ध्यान से रखिएगा। 69 ये कहता है कि भाई ए भी मर गया, सी भी मर गया, और कौन मर गया? यानी कि न तो अब सी आ सकता है, न डी आ सकता है, और न ही ए। तो ए ने ही इस दस्तावेज को निष्पादित किया था। ये कैसे प्रूफ किया जाएगा? तो इसके लिए उपाय देखिए, वहीं इसके लिए उपाय है कि निष्पादक का हस्ताक्षर या चिन्ह साबित करिए। यानी कि आपका इस डॉक्यूमेंट पर जो साइन है वह एक ही है, और 2 चूंकि अनुप्रमाणक साक्षी हैं, तो कम से कम इनमें से एक का ये साबित करिए कि हस्ताक्षर माने एक अनुप्रमाणक साक्षी का ही इस दस्तावेज पर साइन है। लेकिन ये नियम कब लागू होगा?
जब अनुप्रमाणक साक्षी मिले कि कोई न मिले। बताइए, अब यही एजेस में पूछा गया था कि जब कोई अटेस्टेड विटनेस न मिले, एक भी न मिले, तो ऐसे दस्तावेज का निष्पादन जिसका विधि द्वारा अनुप्रमाणित होना आवश्यक है, उसको साबित करने का तरीका पहले सेक्शन याद करके जाइएगा। किस सेक्शन में है? 69। कैसे साबित किया जाएगा? दिमाग अस्थिर करके, अभी जेस में भी आया था, कई लोग गलत करके आ गए, यानी कि दिल्ली से दौलताबाद तक पढ़ कर आए थे, कई लोग बाहर से भी आए थे पेपर दिखाने, और ये क्वेश्चन किसी का सही ही नहीं रहा। जबकि यहाँ के लड़कों से पूछ लीजिए तो आंख मूंद कर क्या करेंगे, मार देंगे। यानी कि इसीलिए भाई हर एक जगह लोग परेशान हैं कोचिंग वाले की मेरिट हमेशा ऊपर जा रही है। तो भाई ऊपर इसलिए जा रहे हैं कि आप उतना अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, मेहनत करिए, और जो करंट में क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी तरह ध्यान। पूर्ण जो किया जाता है उससे आपका 10 से 15 क्वेश्चन आप ऊपर रहते हैं। मैं बता दूं, पिछली बार भी बिहार एपीओ में भी आपका लगभग 500 में दे रहे हैं लोग, मन गिनत लोग हैं। जो भी फोन करता है, पुराने लोग ज्यादा, हम भी मेंस दे रहे हैं, हम भी मेंस दे रहे हैं, खुद हमें पता नहीं है। यानी कि काफी लोग दे रहे हैं, पुराने एक दो ही लोग हैं जो नहीं हुआ था। और इस बार भाई खासियत ये रही बिहार में कि नए लोग ज्यादा निकाले, यानी कि जो नए लड़के आए थे वह भी इस बार आपका ज्यादा निकाले हैं बिहार में, इसमें कोई शक नहीं है। और जितने बिहार के लड़के थे वो सब निकाल लिए, क्योंकि कैटेगरी में भी लाभ मिल गया। तो आगे फिर देखिए, यही सब आपका फिर हम एक बार बता दें, क्योंकि एक एक लाइन की धाराएं हैं। अगर कोई अनुप्रमाणक साक्षी न मिल पाए और दस्तावेज ऐसा हो जिसे कानून द्वारा अटेस्टेड होना अनिवार्य हो, तो उस दस्तावेज के निष्पादन को, निष्पादन माने ए ने ही साइन किया था, कैसे साबित किया जाएगा? तो निष्पादन के हस्ताक्षर को, निष्पादक के हस्ताक्षर को साबित करके, और कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी के हस्ताक्षर को। अब हस्ताक्षर कैसे साबित किया जाएगा? तो कहीं पहले अगर साइन किया होगा तो उससे क्या किया जाएगा? मिलान। एक दिन मैं बताया था, फिर एक बार लिस्ट में बता दूंगा। तो 69 भी हो गया। अब आइए 69 के बाद आपका 70। अभी हमने बताया ही, देखिए 70 भाई आपका अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति। अब आप लोग दिमाग इसमें बताइए, इसमें दस्तावेज का निष्पादन एग्जीक्यूट कौन किया था? मैं बार बार बता रहा हूँ, ए। तो ए अगर स्वयं एक्सेप्ट कर ले, स्वयं इस बात को स्वीकार कर ले कि हजूर इस पर जो साइन है या इस पर जो चिन्ह लगा है अंगूठा, वह मेरा ही है, तो आप लोग बताइए क्या इसे अब फिर से प्रूफ किया जाएगा? अब क्या ये दो जो पुछल्ले हैं, पुछल्ले मतलब कि अनुप्रमाणक साक्षी, अब बुलाया जाएगा कि नहीं? बस एक लाइन, यानी कि लीगल भाषा में, जब निष्पादन करने वाला व्यक्ति वो अपने द्वारा किए गए निष्पादन को क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है, एडमिट कर लेता है, एडमिशन कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो ऐसी दशा में अब उसके निष्पादन को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं। कौन सी धारा में है? 70 भी समाप्त हो गया। अब आइए 71। जब अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है तब आपका सबूत। देखिए भाई, यदि अनुप्रमाणक साक्षी दस्तावेज के निष्पादन का प्रत्याख्यान करे या उसके निष्पादन का स्मरण न हो तो उसका निष्पादन अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जाएगा। अब आपका 71 फिर एक बार अलग नियम चलना है, यानी कि नियमों को हल्का सा क्या करिए, चेंज। देखिए आपका
अब सी और बी गवाही मुकर, अब गवाह को मुकरवा दीजिए, यानी कि अब गवाह क्या होंगे, मुकर जाएंगे। यानी कि ए, अब मान लीजिए कि ए कहता है, ए ही मुकर, पहला नियम याद रखिए, धारा 70 ये बताती थी कि अगर ये इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि इस पर जो हस्ताक्षर हैं दस्तावेज पर वह मेरा ही है, तो अब उसके निष्पादन को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ए उस बात को क्या कर ले रहा है, एक्सेप्ट। दूसरा नियम यह है 68 में कि अगर ए इनकार करे कि हमने साइन नहीं किया, तो दो गवाहों में से, यानी कि गवाहों नहीं, लीगल भाषा में क्या, दो अनुप्रमाणक साक्षियों में से कम कितने को बुलाया जाए, एक को, और इसका निष्पादन साबित करेंगे। अब ये आया कि भाई आपका ए भी मुकर गया और एक के बाद आपका सी भी मुकर गया, और कौन मुकर गया, डी। यानी कि आपका 71 तब लागू होगा जब जो अनुप्रमाणक साक्षी हैं वह ये कहते हैं कि हमें तो याद ही नहीं है कि कब हमारे सामने ए ने साइन किया, या हमें कुछ मालूम ही नहीं है, हमारे सामने साइन ही नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दस्तावेज का निष्पादन हुआ है और अनुप्रमाणक साक्षी ही मुकर गए मतलब कि कहे कि हमारे सामने तो कभी साइन ही नहीं हुआ, या हजूर बहुत पता न कब हुआ था हमारे सामने, हमें तो कुछ क्या नहीं है, स्मृति ही नहीं है, तो क्या अनुप्रमाणक साक्षियों पर दस्तावेज का निष्पादन छोड़ दिया जाए, तो कानून कहता है कि नहीं। अब ए ने इस दस्तावेज पर साइन किया था, किसी अन्य साक्ष्य द्वारा इस बात को प्रूफ किया जा सकेगा, ले अब यानी कि ये मुकर गए, तो कोई और साक्ष्य दीजिए और ये साबित करिए कि ए ने ही इस दस्तावेज पर क्या किया था, साइन। फिर एक धाराओं का क्रम बनाइए तो 67 कहता है कि ए ने साइन किया है, तो ये साबित करिए कि वह साइन किसकी है, ए की। 68 कहता है कि भाई अनुप्रमाणक साक्षी हैं, तो ऐसी दशा में दो न आ पाए तो कम से कम कितने आ जाए, एक। 69 कहती है कि जब दोनों न हो तो आप क्या करेंगे, निष्पादक ने निष्पादन किया था और एक अनुप्रमाणक साक्षी ने हस्ताक्षर किया था, ये क्या करिए, साबित। धारा 70 बताती है कि जब ए स्वयं स्वीकार कर ले क्या, हमारी ही साइन है, तो उसको साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं। 71 बताती है कि जब कौन मुकर गया, सी और डी दोनों, तो आप क्या करेंगे, कोई अदर एविडेंस पेश करिए, यानी कि कोई अन्य आपका साक्ष्य पेश करिए और इस बात को साबित करिए कि ए ने ही इस दस्तावेज पर क्या किया था, साइन। साइन माने निष्पादन किया था। अगली धारा देखिए आपका 72, उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है। तो अब आपका विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है, यानी कि इसको काट दीजिए। अब क्या, ये आपका दो जो गवाह थे उसको क्या करिए, बाहर। यानी कि दस्तावेज ऐसा है जहाँ की अटेस्टेड विटनेस का होना कानूनन आवश्यक नहीं, तो उसको साबित करने का तरीका बताइए किस सेक्शन में दिया गया है, 72 में। अब कैसे साबित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ तो गवाह नहीं है, तो बेरक देखिए कैसे साबित किया जाएगा। कोई अनुप्रमाणित दस्तावेज जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है, ऐसे साबित की जा सकेगी
मानो वह अनुप्रमाणित न हो। यानी कि भाई ए ने साइन किया और बी से समव्यवहार किया, गवाह की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो भाई साबित किया जाए कि इस दस्तावेज पर साइन किसने किया था, ए ने किया था, अन्य प्रकार से किया जाए। क्योंकि अब गवाह यहाँ आवश्यक नहीं थे तो गवाह लाना संभव नहीं है जल्दी। तो एक लाइन का है, इसमें पढ़ा नहीं जाता। 73 फिर आपका पढ़ा जाता है, न्यायालय एक्सपर्ट का एक्सपर्ट होता है। यानी कि किस धारा का सिद्धांत है कि न्यायालय विशेषज्ञों का विशेषज्ञ होता है। तो कौन सी धारा मार कर आएंगे, 73। अब एक उदाहरण पहले देखिए, एक उदाहरण इसको देखिए, आपका निष्पादन समाप्त हो गया। अब उदाहरण देखिए भाई, उदाहरण देखिए आपका, मान लीजिए एक उदाहरण हाई कोर्ट का देखा जाए तब सही रहेगा भाई। मान लीजिए एक विद्यार्थी ए है और हाई कोर्ट में याचिका दायर करता है कि हजूर हमारी कॉपी बदल दी गई है और जो हमें नंबर दिए गए हैं वह कम दिए गए हैं, अतः आप आयोग को नोटिस जारी करिए और कोर्ट में मेरी कॉपी मंगाइए। किसने याचिका दायर कर दी, ए ने। मान लीजिए न्यायालय ए की बातों से संतुष्ट हो गया, अगर नहीं हुआ तो जुर्माना भी लगेगा। यानी कि आप फर्जी आए हैं आपका कहने, लेकिन लड़कों पर कम जुर्माना लगाता है, क्योंकि बस ये कहता है कि जाओ बाप माँ के कमाई पर ऐश कर रहे हो। ऐश नहीं भाई नहीं तो ऐश नहीं कहता है, बाप माँ की कमाई से पढ़ रहे हो। अगर बाप माँ की कमाई से नहीं पढ़ते तो 50,000 1 लाख फाइन ठोक देते। जाओ छोड़ दे रहे हैं, समय न्यायालय का बर्बाद किए और झूठा तुम आयोग पर आरोप लगाए कि कॉपी क्या की गई है। तो इसके लिए तैयार भी रहना पड़ता है कि अगर हम मैंने ये करेंगे तो हम क्या करेंगे, फाइन भरेंगे। तो आइए, हाई ए आयोग ने कॉपी मंगाया, लड़का कह रहा है कि भाई ये तो मेरी लिखावट ही नहीं है। तो अगर ये कह रहा है कि ये तो मेरा आपका जो लेख है या जो राइटिंग है हेड राइटिंग, ये तो मेरी है ही नहीं। तो भाई अब कई तरीके हैं साबित करने के, तमाम तरीके हैं, उसमें से एक तरीका 73 है कि न्यायालय एक्सपर्ट का एक्सपर्ट होता है, वो स्वयं मिलान कर ले। तो कह सकता है लड़के से, यहीं पीछे की बेंच पर बैठो और इसी में से देखकर दो पेज हम दे रहे हैं सादा, तुम क्या करो, 2 पेज लिखो। भाई 2 पेज क्या करो, लिखो, और मैं एक्सपर्ट का एक्सपर्ट हूँ, मैं खुद मिलान कर लूंगा कि ये तुम्हारी राइटिंग है कि। तो क्या न्यायालय खुद मिलान कर सकता है कि नहीं, खुद तुलना कर सकता है कि नहीं। तो किस धारा में, 73। अब ये नियम किस में लागू होगा, हेड राइटिंग में आपका, कि साइन में भी, कि सील में भी, कि आपका फिंगरप्रिंट में, कि सब में। बस एक लाइन, किस में, फिर एक बार किस में लागू होगा। तो भाई साइन में भी, साइन भी मिला सकता है, लिखावट भी। आपका अंत में दिया है फिंगर, लास्ट लाइन देखिए फिंगर वाला। यह धारा किन्हीं आवश्यक उपांतरों के साथ अंगुली छापों को भी क्या होगी, और आपका मुद्रा माने सील की भी क्या कर ले, तुलना। लाओ हम देखते हैं कि आयोग की सील है कि दूसरे की। तो आपका कल इसको बताएंगे थोड़ा, क्योंकि समय भी भाई ध्यान रखना है, आईपीसी पीछे चल रहे हैं, उसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। तभी आपका आईपीसी चलेगी, उसके बाद टीपीए चलेगा भाई। तो 15 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद आपका मैंने अभी आईपीसी चलेगी, उसके बाद टीपीए चलेगा। देखिए एविडेंस पहले इसलिए लगाया गया है कि थोड़ा खींचे, बहुत स्लो चल रहा है भाई इतना दिन से, और आज खींचा भी, इसमें कोई शक नहीं है। कल हम प्रयास करेंगे आपका और 10 धारा कम से कम निकल जाए।
इधर 90 तक निपटा दिया जाए जल्दी आपका। कल नहीं परसों तक तो हो ही जाएगा। 13 धारा